आइए आगे चलते हैं और संविधान के भाग 17 के 4 अध्यायों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पहला अध्याय है संघ की राजभाषा, जिसमें अनुच्छेद 343 से 344 आते हैं। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 343 से। अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा तथा लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का प्रयोग भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अंकों का प्रयोग भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और दूसरा पॉइंट, संविधान लागू होने से यानी कि 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 के बाद 15 वर्षों तक सभी सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। अगला पॉइंट कहा गया है कि 15 वर्षों के बाद भी यदि संसद चाहे तो सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए विधि बना सकती है। इसके बाद है संसद ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया। और राजभाषा अधिनियम 1963 में कहा गया कि हिंदी तो संघ की राजभाषा रहेगी, परंतु इसके साथ अंग्रेजी भाषा भी सरकारी कामकाज में प्रयोग होती रहेगी। इस प्रकार जो अंग्रेजी है हमारे देश की सहराज भाषा हो गई। अगला है, इसके बाद राजभाषा अधिनियम 1967 आया, जिसमें अंग्रेजी को समाप्त करने का प्रावधान था। इसके बाद राजभाषा अधिनियम 1967 आया, जिसमें अंग्रेजी को समाप्त करने का प्रावधान था। और उसमें कहा गया था कि जो भी हिंदी भाषी राज्य जिस राज्य में हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था, उनसे कहा गया था कि जो भी अहिंदी भाषी राज्य अपने राज्य की विधानसभा में एक संकल्प पारित करें और वह संकल्प संसद से भी पास हो जाए। फिर इसके बाद जो है हिंदी यानी कि अंग्रेजी जो है हमारे भारत की अनंत काल तक द्वितीय राजभाषा के रूप में अंगीकृत हो गई। इसके बाद आया आर्टिकल यानी अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग तथा राजभाषा संयुक्त समिति के गठन का प्रावधान है, जिसका गठन राष्ट्रपति करेंगे। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया। और राष्ट्रपति द्वारा इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान लागू होने से 5 वर्ष की समाप्ति पर और प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और इसके कार्य थे, यानी कि प्रथम राजभाषा आयोग के कार्य जो थे वो थे कि राज्य के कार्यों में अंग्रेजी का कम से कम प्रयोग करना। नंबर 2, संघ के राज्य कार्यों के लिए हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना। और संघ और किसी राज्य या एक राज्य दूसरे राज्य के बीच भाषा के प्रयोग के बारे में सुझाव देना।
और इस आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी। अनुच्छेद 344 के द्वारा राजभाषा आयोग की अनुशंसा पर विचार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 344 के अनुसार, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत की। तो ये हो गया हमारा संघ की राजभाषा के बारे में। अगला अध्याय है प्रादेशिक भाषा। अगला अध्याय है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा में हमारे अनुच्छेद 345 से 347 आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा के बारे में प्रावधान है। और इसमें पहला पॉइंट है कि प्रत्येक राज्य विधानमंडल यानी प्रत्येक राज्य विधानमंडल को राजकीय कार्यों के लिए प्रत्येक राज्य विधानमंडलों को राज्य के कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा चुनने का अधिकार है। अर्थात राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक भाषा को या अधिक भाषा को या हिंदी को उस राज्य की राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग कर सकता है। और अगला पॉइंट इसमें कहा गया कि जब तक राज्य विधानमंडल किसी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करता, तब तक राज्य के कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। और अगला आर्टिकल है आर्टिकल 346, जिसमें कहा गया कि एक राज्य दूसरे राज्य या एक राज्य केंद्र के बीच यानी एक राज्य दूसरे राज्य से अथवा राज्य और केंद्र के बीच संवाद के लिए राजभाषा वही होगी जो संघ द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य से या एक राज्य संघ के साथ यदि संवाद करेगा तो उनके द्वारा जो संवाद होगा वह संघ द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो राजभाषा है उसमें होगा। अगला पॉइंट है, अगर दो या दो से अधिक राज्य आपसी समझौते से अन्य भाषाओं में संवाद करने के लिए प्रस्ताव अपने राज्य के विधानमंडल में संकल्प पारित कर लें तो संवाद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, अगला यानी कि आर्टिकल है यानी अनुच्छेद 347। अगला आर्टिकल 347 जिसमें कहा गया है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता प्रदान करवाना चाहता है तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं और उस भाषा को राज्य में सभी जगह या उसके किसी भाग में राजकीय मान्यता प्रदान की जाए। तो ये अनुच्छेद 347 हो गया। अध्याय है उच्चतम न्यायालय।
तथा उच्च न्यायालय की भाषा, जिसका जिक्र अनुच्छेद 348 से 349 के बीच किया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 348 पहला पॉइंट है, अनुच्छेद 348 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियाँ तथा संसद और राज्य विधानमंडल के सदनों में विधेयक, अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके द्वारा जब तक संसद द्वारा अन्यथा उपबंधित ना करे तब तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। यानी कि उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियाँ तथा संसद और राज्य विधानमंडल के सदनों में विधेयक, अधिनियमों और अध्यादेशों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके द्वारा जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित ना करे तब तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। अगले अध्याय पर, वह अध्याय है विशेष निर्देश। उसमें अनुच्छेद 350 से 351 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 350 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 350 आम नागरिकों को यह अधिकार देता है। अनुच्छेद 350 आम नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वह अपनी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के प्रयोग में होने वाली किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। यानी कि अनुच्छेद 350 आम नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वह अपनी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के प्रयोग में होने वाली किसी भाषा में आवेदन दे सकता है। अतः किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह राजभाषा में नहीं है। अगला इसमें पॉइंट है मातृभाषा में शिक्षा। यानी कि अगला इसमें पॉइंट है मातृभाषा में शिक्षा। तो अनुच्छेद 350 के तहत, अनुच्छेद 350 के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में मातृभाषा में शिक्षा, अनुच्छेद 350 के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। और इसमें अगला पॉइंट है, यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया। यानी कि अनुच्छेद 350 के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य और उसके स्थानीय अधिकारी अधिकारियों का यह दायित्व है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करे। अगला इसमें है अनुच्छेद 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त। अनुच्छेद 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त, जिसमें कहा गया है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयुक्त नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त, यानी कि अनुच्छेद 350 खा के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त
अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला पॉइंट है, इसका प्रमुख कर्तव्य भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा से संबंधित विषयों का अन्वेषण कर उसे राष्ट्रपति को प्रवेदित करना है। राष्ट्रपति इन प्रवेदनों को संसद के समक्ष रखता है और संबंधित राज्य सरकारों को भिजवाता है। अगला इसमें अनुच्छेद है अनुच्छेद 351, जिसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। यानी कि अनुच्छेद 351 इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुदेश दिए गए हैं। तो ये हुआ हमारा भाग 17 के चारों अध्यायों के बारे में चर्चा। इसके बाद आगे चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।